सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में बताऊंगा। जो गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, गुप्त काल से पहले हमने मौर्योत्तर काल तक अपना जो टॉपिक है प्राचीन भारत का वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज गुप्त काल स्टार्ट करते हैं और गुप्त काल में सबसे पहले बात करते हैं गुप्त काल की कि कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। जो गुप्त साम्राज्य था वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात करते हैं गुप्त काल से ही रिलेटेड कि सोने के सिक्के, इस समय सबसे ज्यादा सोने की स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। ठीक है, उन्हें स्वर्ण मुद्राएं कहा जाता था, जो सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक, चांदी के सिक्के चलाए गए थे, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट बनता है कि गुप्त काल में चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में चलाए गए चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ठीक है, इस काल में कुछ तांबे के सिक्के भी चलाए गए थे, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए कुषाण वंश से, तो कुषाण वंश के मुकाबले कम था। तांबों का सिक्कों का प्रचलन कुषाण वंश के मुकाबले इस काल में कम देखने को मिलता है। ठीक, जो भाषा थी गुप्त काल की वो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रचलन था। ठीक है, बात करते हैं साम्राज्य में, और साम्राज्य में बात करते हैं जो शासक हुए। तो सबसे पहले जो संस्थापक की बात आती है कि गुप्त काल की जो स्थापना की थी उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। क्या नाम था उनका? श्रीगुप्त। यहां से एक एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में पहला ज्ञात शासक कौन है? पहला ज्ञात शासक कौन है? तो गुप्त साम्राज्य में पहला ज्ञात शासक जो कहा जाता है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड। गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। गुप्त संवत 319 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। तो जो मेन शासक आता है श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य से वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा गया था। किस उपाधि से नवाजा गया था? महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद नंबर आता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त से रिलेटेड काफी पॉइंट्स मिलते हैं हमें। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लड़ाइयां जीतते हुए आ रहे थे, कई युद्ध इन्होंने जीते थे, तो इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन की तरह ही इनकी युद्ध रणनीति हुआ करती थी, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। क्वेश्चन बना कि भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन सबसे पहले किसने कहा था? तो इसके लिए जो पॉइंट है, आंसर है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्हें कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी माता का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवी की रहने वाली थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख मिलता है हमें प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग अभिलेख में लिच्छवी दोहित्र नाम होने का, समुद्रगुप्त के लिच्छवी दोहित्र नाम होने का पूर्णतः उल्लेख मिलता है प्रयाग अभिलेख, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स हमें मिले हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता कुमार देवी लिच्छवी की थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, जिसका उल्लेख प्रयाग अभिलेख कह सकते हैं या इलाहाबाद अभिलेख में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त की आप तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जिससे यह भी पता चलता है कि इस काल में संगीत पर भी विशेष जोर दिया जाता था। संगीत का एक अलग महत्व था, एक खास महत्व था गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली स्थित
महरौली स्थित जंग रहित लोह स्तंभ जो बनवाया था वो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दो उपाधि मिली हुई थी, विक्रमांक या विक्रमादित्य, क्योंकि इनकी भी शासन प्रणाली या इनकी युद्ध लड़ने की जो रणनीति थी वो भी बिल्कुल डिफर थी, अलग थी, इसलिए ये युद्ध लगातार जीतते थे, इसलिए इन्हें ये उपाधि मिली थी विक्रमांक या विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैनी। ठीक है, उस समय पे उस काल में कुछ इस तरह का चलन था कि एक के साथ दूसरी राजधानी बनाई जाती थी, पहले कोई राजधानी बनाई जाती थी फिर दूसरी राजधानी बना दी जाती थी, जैसा कि हमें कनिष्क के समय भी, कुषाण काल में भी देखने को मिला है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो समय था गुप्त काल का, वो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो शासन करने की पद्धति थी वो इतनी बेहतर थी कि उन्होंने अपने गुप्त साम्राज्य को बहुत ही अधिक ऊंचाइयों पर लेकर गए थे, क्योंकि इनका जो करने का तरीका था शासन वो और सभी राजाओं के मुकाबले एक डिफरेंट था, एक अलग वे में काम करते थे, इसीलिए ये अपने जो इस काल को ये गुप्त साम्राज्य है से बहुत अच्छे लेवल पर स्थापित किया, इसीलिए इन्हें गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को ही गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, राजकवि, जिन्हें कहा जाता है कालिदास। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या यह भी कहा जा सकता है कि कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यहां पर हम बात करते हैं कालिदास द्वारा रचित कुछ रचनाएं, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमवर्षियम, कुमार संभव। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं हैं, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कालिदास द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप यहां से इनको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। पूछा जाएगा कि कौन सी रचना है या कौन सी रचना नहीं है, मतलब चार ऑप्शन देगा कि इनमें से कालिदास द्वारा रचित रचना कौन सी है, या ये पूछा जाएगा इनमें से कालिदास द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं गुप्त काल से संबंधित और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक। अब जो गुप्त साम्राज्य में शेष रह जाता है वो रह जाता है कुमार गुप्त का शासन और स्कंद गुप्त का, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो डेली हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।